मुश्किलें बहुत हैं, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ये लाइनें आपने बहुत बार सुनी होगी। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। इसलिए मैं अविचल वत्स आपके लिए फिर से एक नई बुक की समरी सुनाने के लिए हाजिर हूं। आज हम जिस बुक की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। और इस बुक को आसान शब्दों में आपके लिए समराइज करने का काम किया है हमारे मित्र अमित पांडे ने, और इस बुक को लिखा है रॉबर्ट एच शुलर ने। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई समस्या है। किसी को अपने बेटे से कोई समस्या है, तो हॉस्टल में रहने वाले लड़कों को अपने रूम पार्टनर से समस्या है। किसी को नौकरी में कोई समस्या है, तो किसी को अपने दोस्तों से ही समस्या है। बहुत बार इन समस्याओं से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। भविष्य में अंधकार, समझ नहीं आता क्या करें। वहां पर यह बुक हमें मदद करती है कि समस्या को कैसे हैंडल करें। समस्या को हैंडल करने के लिए लेखक ने समस्या के साथ आने वाले अवसरों पर ध्यान देने के लिए कहा है। इस बुक के राइटर रॉबर्ट शुलर का मानना है कि नेगेटिव थॉट्स आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। यह आपको, आपके विचारों और आत्मविश्वास को दीमक की तरह चट जाएंगे। इसलिए समस्याओं से लड़ने के लिए सकारात्मक सोच, विश्वास, मानसिक शक्ति और आस्था का होना बहुत जरूरी है। लेखक अपने पिता के बारे में बताते हैं कि जब वह छोटे थे उस समय उनके पिता कर्जे में डूबे हुए थे। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख रही थीं। शुलर ने अपने पिता से कहा, आप खेत बेच क्यों नहीं देते पिताजी? तब उन्होंने जवाब दिया, जो लोग कभी रिस्क नहीं उठाते वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ईश्वर में विश्वास रखा, आस्था, समस्या सुलझाने की आस्था। इसलिए पिताजी ने मैदान नहीं छोड़ा। अंत में जब पिताजी की मृत्यु हुई तब वे सफल थे। इसलिए मैं कहता हूं, मुश्किलें हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। क्योंकि संघर्ष करने वाले जानते हैं कि मनुष्यों के लिए यह असंभव हो सकता है, परंतु ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। आगे लेखक संभावनापूर्ण चिंतन पर बात करते हैं। उनके अनुसार आपका पहला कदम अपनी समस्या को सही नजरिए से देखना होना चाहिए। आपको यही सोचना है कि समस्या चाहे कितनी भी बुरी हो, वह हमेशा इससे बुरी हो सकती थी। खुश हो कि वह ज्यादा बुरी नहीं है। अगली लाइन पर ध्यान दीजिएगा। जब आप कोशिश करने का जोखिम उठाते हैं तो पूरी तरह असफल होना असंभव है। अब आपको अपनी समस्याओं को सुलझाना और उन्हें मैनेज करना सीखना होगा। किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए शुलर ने 6 सिद्धांत की चर्चा की है। पहला है, हर जीवित इंसान के पास समस्या होती है। आपकी समस्या क्या है? क्या आप बेरोजगार हैं? शायद आप सोचते होंगे कि नौकरी आपकी सभी समस्याओं को सुलझा देगी, लेकिन मेरी मानिए तो सच यह है कि नौकरी वाले लोग भी परेशान हैं। समस्याएं उनके पास भी हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जीने के लिए काम करते हैं, काम करने के लिए नहीं जीते। आप बहुत सोच विचार कर कहेंगे कि सफल लोगों के पास समस्याएं नहीं होती। गलत। दरअसल इसका उल्टा सच है, क्योंकि सफलता समस्याओं को खत्म नहीं करते, यह नई समस्याओं को जन्म देती है। कल्पना कीजिए कि आप इतने अमीर हो गए हैं कि घर का कोई काम आपको नहीं करना पड़ता है। बहुत अद्भुत और सुखद लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा एक मित्र बहुत अमीर है। मात्र $250 से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे तरक्की करते करते उनकी दौलत $10 करोड़ के पास पहुंच रही है। इससे उन्होंने बहुत आलीशान घर बनवाया, लेकिन उसमें नौकरों की क्वार्टर नहीं बनाए थे। क्यों? वे प्राइवेसी न मिल पाने से परेशान थे। वे उन समस्याओं से थक चुके थे। वे नौकरों से उब चुके थे और इसलिए वे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, घर की साफ सफाई भी खुद ही कर रहे हैं। तो समझे आप? हाँ, हर जीवित इंसान के पास समस्याएं हैं। समस्या विहीन जीवन सिर्फ एक भ्रम है। अब दूसरे सिद्धांत पे आते हैं। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है। हर पर्वत की एक शिखर होती है। हर घाटी का निचला बिंदु होता है। जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं। कोई भी हमेशा शिखर पर नहीं होता।
और न कोई हमेशा गर्त में रहता है। समस्या का अंत होता है। इतिहास हमें सिखाता है कि हर समस्या की जीवित अवधि होती है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। क्या आपके पास समस्याएं हैं? गुजर जाएगी। समस्याएं हमेशा जीवित नहीं रहेंगी, मगर आप रहेंगे। तीसरा सिद्धांत, हर समस्या में सकारात्मक संभावनाएं होती हैं। हर सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति के लिए जो समस्या है वह किसी दूसरे के लिए लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। जैसे चूहा दुनिया भर के लिए समस्या है, लेकिन चूहे हजारों नौकरियों के लिए जिम्मेदार भी हैं। फैक्ट्रियां चूहे पकड़ने की मशीन बनाती हैं। चूहा मार दवाओं से बहुत से परिवारों को रोजगार मिलता है। एक व्यक्ति की समस्या दूसरे व्यक्ति का अवसर है। चौथा सिद्धांत, हर समस्या आपको बदल देगी। याद रखिए, संभावनाएं हमें कभी उसी रूप में नहीं छोड़ती जिस रूप में वो मिली थी। मुश्किलों का दौर हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ ही जाता है। हाल ही में मेरी मुलाकात एक बेहद सफल बिजनेसमैन से हुई। उनकी आमदनी लाखों में है। बात करने पर उससे मैं हैरान था। उनके पास इतिहास और शिक्षण की डिग्रियां थीं। उसने बताया कि वह बहुत बोरिंग टीचर था। वह बोरिंग इसलिए था क्योंकि वह खुद बोर होता था पढ़ाने में। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया, जिससे वह बहुत क्रोधित हुआ और कुछ बनकर दिखाने का फैसला किया। फिर उसने कहा, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा कि मुझे नौकरी से निकाला गया। और मैं उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। और इसी बात पर मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। पिछले साल जब हमने स्टोरी इन बॉक्स चैनल शुरू किया था, तो हमारे सामने भी कई सारी समस्याएं थी। कंटेंट क्या होगा इस पे लेकर, और धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करते रहे। और आज आपको प्लेलिस्ट में डिफरेंट टाइप्स की वीडियो मिलेंगी, लाइक बुक समरी, रामायण स्टोरीज, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज एक्सेट्रा। तो चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की। आप यह चुन सकते हैं कि आपकी समस्या आपके साथ क्या करेंगी। हो सकता है आप परिस्थिति को नियंत्रण ना कर सकते हो, परंतु आप अपनी प्रतिक्रिया को तो नियंत्रण कर ही सकते हैं। हो सकता है आपने मुश्किलों को ना चुना हो, परंतु आप यह चुन सकते हैं कि आप उन पर प्रतिक्रिया कैसे करेंगे। यह आपको बेहतर बना सकती है। अब छठे सिद्धांत पे आते हैं। हर समस्या पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि सबसे सकारात्मक प्रतिक्रिया का चुनाव कैसे करेंगे। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि संभावनापूर्ण चिंतन आपकी हर समस्या सुलझा सकता है, परंतु मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अगर हम सिर्फ विश्वास कर सकें तो अधिकांश समस्याएं सुलझ सकती हैं। जब आप समस्याओं को सुलझा ना सके तो उसे मैनेज करें। अपनी समस्या को किस नजरिए से देखें, उनके बारे में ये 6 सिद्धांत थे। इसके अगले भाग में शुलर ने सकारात्मक ढंग से समस्याओं को मैनेज करने के 12 सिद्धांत बताए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं उन्हें। पहला, डोंट अंडरस्टिमेट, यानी कम ना आके। कई समस्याएं सिर्फ इसलिए नहीं सुलझ पाती क्योंकि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस तरह का चिंतन खतरनाक है। दूसरा सिद्धांत, अतिशयोक्ति से बचें, यानी डोंट एग्जैजरेट। क्या बेरोजगार हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको नौकरी कभी नहीं मिल सकती। अपनी समस्या को अनावश्यक रूप से बड़ा मत बनाइए। खुद से यह सवाल पूछें, मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मैं उसका सामना किस तरह से कर सकता हूं। तीसरा सिद्धांत, डोंट वेट, यानी इंतजार ना करें। धैर्य का समय होता है। जब आप हर संभव तरीका आजमा लें तब धैर्य उचित होता है, परंतु अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और समस्या के खुद ब खुद सुलझने का इंतजार करें, तब धैर्य कोई अच्छा गुण नहीं है। अगर आप अपनी समस्या सुलझाना चाहते हैं तो किसी की मदद का इंतजार ना करें, ईश्वर तथा अपनी क्षमताओं को देखें। चौथा सिद्धांत, डोंट एग्रवेट, यानी समस्या को गंभीर ना बनाइए। हमारे पास किसी समस्या को बेहतर या बदतर बनाने की शक्ति होती है। कई बार हमारे पास एक समस्या होती है, हम उसको सॉल्व करने के बजाय उसमें किसी दूसरी समस्या को भी जोड़ लेते हैं। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। पांचवा सिद्धांत, इल्यूमिनेट, यानी समस्या को स्पष्ट करें। अगर हम समस्या को लेकर कंफ्यूज रहेंगे तो वह और जटिल होती जाएगी। समस्या को स्पष्ट करने के लिए खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी समस्या को झेला है और उसे हराया है?
जैसे मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें असफल हो जा रहे हैं, तब आपको उस परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप सोचते हैं कि आपकी समस्या धन है, तो दोबारा सोचें, क्या सचमुच धन है या उस धन को मैनेज करना है। 6 पॉइंट है मोटिवेट, यानी प्रेरित करना। जब आप सभी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे तो आप सकारात्मक कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। हर बाधा एक अवसर हो सकती है। 7 पॉइंट बेट, यानी चारा डालें। डॉक्टर शुलर इस सिद्धांत पर एक बेरोजगार व्यक्ति का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो चारा डालना पड़ेगा, अर्थात आवेदन देना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा जहां इस टाइप की नौकरियां हों जो आपको करनी हो, लोगों को जानने दे कि आप उपलब्ध हैं। 8 पॉइंट डेट, यानी डेटिंग करें। अगर आप बेरोजगार हैं तो उसी तरह से नौकरी खोजें जिस तरह से आपने अपने पति या पत्नी को खोजा है। मैदान में उतरें, उम्र को बाधा ना माने। हो सकता है 40 की उम्र में कैरियर बदलना ही वह काम हो जिसे करने की आपको जरूरत हो। 9 पॉइंट है सब्लिमेट, अर्थात परिष्कृत करें। हर समस्या संभावनाओं से भरी हुई है। जब आप समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते हैं तो उसे परिष्कृत कर दें। रास्ते में पड़े पत्थर को सीढ़ी के रूप में बदल दें। 10 नाउ डेडिकेट मीन्स समर्पित हो जाएं। अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि, योग्यता, अवसर या प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी समस्या में वह सब नहीं झोंकते जो उनमें है। कोई भी सफल हो सकता है अगर वह जीवन के बारे में उत्साहित हो सके। उत्साही व्यक्ति के लिए दरवाजे सबसे पहले खुलते हैं। 11 पॉइंट कम्युनिकेट, यानी संप्रेषित करें। अपनी समस्या को मैनेज करते समय यह याद रखें कि अक्सर ही समाधान किसी अन्य व्यक्ति से मदद मांगने में छुपा होता है। क्या आपको मदद की जरूरत है तो फिर से मांग लें। लोगों को यह बताने में ना झिझकें कि आपको मदद की जरूरत है। घमंडी लोगों में ही पीछे हटने की प्रवृत्ति होती है। उन्मुक्त आशा और मदद को अस्वीकार या नजरअंदाज ना करें। 12 पॉइंट इंसुलेट, यानी पृथक करना। यदि हम खुद पर उन नकारात्मक विचारों की बमबारी होने देते हैं जो लगातार हमारे आसपास होती रहती है, तो सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाए रखना लगभग असंभव है। इससे हमें दूर रहना होगा। इन वाक्यों से खुद को बचाइए, जैसे इसे आराम से लो, सही है आज रविवार है, कुछ नहीं हो सकता, कट रही है जिंदगी, ज्यादा बुरा नहीं है, कभी नहीं, यह अंत है। इन सब वाक्यों से हमें दूर रहना है। अपने दिमाग को नेगेटिविटी से बचाना है, क्योंकि समाधान हमेशा सकारात्मकता में छुपा होता है। सकारात्मक बने, बी पॉजिटिव। समस्याओं को मैनेज करने के ये थे 12 सिद्धांत। अब आगे हम यह डिस्कस करेंगे कि आप अपने जीवन का सकारात्मक नियंत्रण कैसे करें। अब आगे हम जानेंगे कि लीडरशिप के सशक्त सिद्धांतों को सीखकर तथा उन पर अमल करके जिम्मेदारी और नियंत्रण ले सकते हैं। लीडरशिप को कभी चेहरों के हवाले ना करें। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप अपने फैसले ना बदलें। लीडरशिप को सीमाओं के हवाले ना करें। सीमाएं सीमित करने वाली अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं के कारण हम विचारों और सपनों को दूर फेंक देते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि हम उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी सीमाओं से बचें। मेरे पास शिक्षा नहीं है, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मैं सही लोगों को नहीं जानता हूं। ऐसा सोचना या बोलने से बचें। लीडरशिप को कल्पनाओं के हवाले ना करें, जैसे मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंस सकते हैं। अगर आपके सपने अधिकांश लोगों के सपनों से बड़े हैं, अगर आपके विचार उनसे ज्यादा रचनात्मक हैं, तो आलोचना तो होगी, शायद थोड़ा मजाक भी बनाया जाएगा। आपको सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना है। लीडरशिप को डरों के हवाले ना करें। अगर आपके पास बहुत से डर हैं तो आपको सिर्फ एक डर का इलाज करना है, और वह है असफलता का डर। असफलता का अर्थ यह नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब यह है कि आप अब तक सफल नहीं हुए हैं।
लीडरशिप को थकान के हवाले ना करें। हर व्यक्ति कभी कभार थकान का शिकार हो जाता है। बेहतर होगा कि आप यह जान लें कि आप कब थके हैं और आपको कब पीछे हटना है। लीडरशिप को गलतियों के हवाले ना करें। आपने ध्यान दिया होगा जब आपके मन में अच्छा विचार आता है, परंतु तभी कोई दूसरा कहता है, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, या इसमें तो बहुत खर्च आएगा, अरे इसे तो बहुत लोग कर रहे हैं। वह एक अच्छे विचार में गलतियां निकालते हैं और उसका गला घोट देते हैं। लीडरशिप को भाग्य के हवाले कभी ना करें। कर्म को प्राथमिकता दें और ईश्वर पर विश्वास रखें। और हमेशा ध्यान रखें, लीडरशिप को सिर्फ आस्था के ही हवाले करें। तो इससे आपने सीखा कि समस्याओं को निपटाते समय नियंत्रण और जिम्मेदारी कैसे लें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम संभावनापूर्ण चिंतन के 10 कमांडमेंट के बारे में जानेंगे। संभावनापूर्ण चिंतन क्या है, यह जान लें पहले संक्षेप में। यह विचारों का मैनेजमेंट ही है। हर दिन हमें लगभग 10,000 विचार आते हैं। संभावनापूर्ण चिंतन के द्वारा उसमें से सकारात्मक विचारों को अलग किया जा सकता है। पहला कमांडमेंट है, कभी भी किसी संभावना को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आपको उसमें कुछ गलत दिख रहा है। हर अच्छे विचार के साथ कोई ना कोई गलत बात जुड़ी होती है। आपको उसमें नकारात्मक पहलू नहीं ढूंढना है। हर विचार किसी दिन, किसी तरह, किसी की मदद से संभव हो सकता है। दूसरा कमेंटमेंट, किसी भी संभावना को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि आपको श्रेय नहीं मिलेगा। श्रेय की चिंता छोड़ दीजिए, ऐसा ना करने पर आप अहम से भरे होंगे। तीसरा कमेंटमेंट, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि यह असंभव है। असंभव ही भविष्य में संभव होता है। प्रगति यही है। चौथा पॉइंट है, कभी भी किसी संभावना को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि आप पहले ही फैसला कर चुके हैं। अगर फैसला बदलना पड़ रहा है तो बेझिझक बदल दीजिए, लेकिन अवसर को मत खोइए। पांचवा कमेंटमेंट है, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं क्योंकि वह गैर कानूनी है। यहां आपको कानून तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। हो सकता है आप कानून में बदलाव कर दें। अब तक बहुत सारे कानून बदले जा चुके हैं। छठा कमेंटमेंट है, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आपके पास उसे हासिल करने के लिए धन, व्यक्ति, शक्ति या समय नहीं है। किसी भी काम को करने का संकल्प लें, फिर राह में आने वाली समस्याओं को सुलझाएं। सातवां कमेंटमेंट है, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि इससे संघर्ष उत्पन्न होगा। आप समस्या पैदा किए बिना संभावना को उत्पन्न नहीं कर सकते। संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसके लिए हमेशा तैयार रहिए। इसी के साथ आठवां कमेंटमेंट है, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि आप इस तरीके से काम नहीं करते। सामंजस्य बनाना सीखें, समझौता करने के लिए तैयार रहें। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नौवां कमेंटमेंट है, कभी भी किसी विचार को इसलिए न ठुकराएं क्योंकि यह असफल हो सकता है। कोई जोखिम नहीं, बिना किसी रिस्क के। ऐसी मानसिकता से बचें। सफलता कभी निश्चित नहीं होती, असफलता कभी अंतिम नहीं होती। और इसी के साथ 10वां कमेंटमेंट है, कभी भी किसी विचार को सिर्फ इसलिए न ठुकराएं क्योंकि इसका सफल होना तय है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यदि यह विश्वास हो जाए कि वे सफल हो जाएंगे तो वे पीछे हट जाते हैं। ऐसी कल्पनाओं से बचना है। तो ये थे संभावनापूर्ण चिंतन के 10 कमेंटमेंट, यानी आगे डॉक्टर शुलर ने एक रूल दिया है, 10 तक गिने और जीते। दरअसल इसमें उनका कहना है कि जब भी आप किसी समस्या में हो तब आप एक कागज पर 1 से 10 अंक लिख लें। फिर उस समस्या को खत्म करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसे 10 पॉइंट्स में लिख लें। अब एक एक करके उनका विश्लेषण करें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इस रूल पर डॉक्टर शुलर ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिसे आपको बुक पढ़ने पर पता चलेगा। बुक की हिंदी व इंग्लिश दोनों वर्जन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा। लिंक से जब आप खरीदेंगे तो हमें भी फायदा होगा और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पर की गई मेहनत सफल होगी। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अगला पॉइंट उनका आस्था पर है।
उनका कहना है कि आस्था यानी फेथ आपकी मुश्किलों के पहाड़ को हटा सकती है। तो इस बुक में डॉक्टर शुलर ने आस्था की 5 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया है। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है द नेस्टिंग फेज यानी घोंसले की अवस्था। इस अवस्था में आपके दिमाग में एक विचार टपकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी चिड़िया के घोंसले में अंडा टपकता है। बहुत से लोगों की आस्था इससे आगे नहीं जाती। आस्था तब शुरू होती है जब आप उन विचारों में विश्वास करना शुरू कर देते हैं जिन्हें ईश्वर आपके पास भेजता है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में कोई विचार आता है लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं लेते। फिर जब कोई दूसरा उसी विचार पर काम कर लेता है तब हम खुद को कोसते हैं कि मैंने इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं। अपने विचारों में विश्वास करें और आपकी आस्था पहली अवस्था को पार कर जाएगी। सेकंड है द टेस्टिंग फेज यानी इम्तिहान की अवस्था। आप अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों का इम्तिहान किस तरह लेते हैं? क्या आपको पता है कि हर व्यक्ति दूसरों के लिए एक प्रेरणा है? जिसने भी विशेष ओलंपिक देखे हैं तथा उनमें अपंग बच्चों को बाधा पार करते और दौड़ते देखा है, वह समझ सकता है जब हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है तो अचानक मुश्किल समय अच्छे समय में बदल जाता है। बिना सोचे समझे किसी विचार पर अमल करने के बजाय आपको कुछ सवाल पूछकर इन विचारों का इम्तिहान लेना होगा, जैसे क्या यह सचमुच आवश्यक है? क्या यह दूसरों के लिए प्रेरक बन सकता है? क्या यह किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है? इसलिए इन प्रश्नों का विश्लेषण अवश्य करें और तभी एक्शन लें। अब तीसरा पॉइंट है द इन्वेस्टमेंट फेज यानी निवेश की अवस्था। इस अवस्था में आप सार्वजनिक संकल्प लेते हैं। अब आप इसमें अपना समय, धन, ऊर्जा लगाते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वह अपनी इस अवस्था को मर जाने देते हैं। जब हमें अपने विचारों पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो हमारा घबराना स्वाभाविक है। कई लोग हार मान लेते हैं। उनमें इतनी आस्था नहीं होती कि वे अपने सपनों में अपना सब कुछ निवेश कर दें। फोर्थ फेज है द अरेस्टिंग फेज यानी अवरोध की अवस्था। आपने काम शुरू कर दिया है, आपने संकल्प ले लिया है, अब समस्या आप पर हमला करती है, मुश्किलें आपका रास्ता रोकती हैं, पराजय निश्चित लगने लगती है, लगता है अब नहीं। यह फेथ की वह अवस्था है जिसमें ईश्वर अंतिम विजय से पहले हमारा इम्तिहान लेते हैं। इसलिए मैदान न छोड़ें, अवरोध अस्थायी है। फिफ्थ है द क्रेस्टिंग फेस यानी शिखर की अवस्था। आखिरकार सफलता हासिल कर ली गई है, आपके पास पैसा आने लगा है, नौकरी का अवसर आपको मिल गया है, ठंडी जा चुकी है, वसंत आ चुका है। तो फाइनली अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो इससे पता चलता है कि आप में काफी संकल्प है, आप महानता के लिए बने हैं, आप सफलता हासिल करने में उतने ही समर्थ हैं जितना दुनिया का कोई अन्य व्यक्ति है। कभी किसी सपने को तब तक ना छोड़ें जब तक आप उसके शिखर तक ना पहुंच जाएं। अब हम इस बुक के आखिरी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी सिद्धांतों से ऊपर है। वह है प्रार्थना वह शक्ति है जो समग्र सफलता दिलाती है। प्रार्थना करने वालों को ईश्वर मुश्किल समय से बाहर निकालने का मार्गदर्शन देते हैं जब तक कि अंततः सुंदर सफलता नहीं मिल जाती। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपने इस बुक समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अपने विचारों को और ये भी बताएं कि कौन सी बुक की समरी आप आगे सुनना चाहते हैं, वो भी हमें बताइए कमेंट करके। अगर आप सिर्फ बुक समरी सुनना पसंद करते हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार फिर से कहूंगा कि मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। इसलिए सुनते रहिए, सुनाते रहिए स्टोरी इन बॉक्स।